हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जर्मनी का एकीकरण से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि 2025 में जो मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप जर्मनी का स्वरूप देख लें। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यूरोप का मानचित्र है और यहाँ पे है जर्मनी। इसी के जस्ट बगल में है सबसे मजबूत देश फ्रांस। नीचे में यहाँ पर है स्पेन। ये यहाँ पे देख रहे हैं ये इटली। उसके बगल में यहाँ ऊपर में पोलैंड, ये है ऊपर में इंग्लैंड। तो इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जब कहानी में बात करेंगे तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एनसीईआरटी के बुक से मैंने लिया है। दोस्तों, ये जर्मनी का मैप है। जब जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले जर्मनी में 300 छोटे छोटे राज्य थे, जिसके वजह से जर्मनी बहुत ही कमजोर था। अब आप समझ सकते हैं, जहां पर छोटे छोटे राज्य में लोग बटे हुए हैं तो वहां पर राष्ट्रवाद की भावना नहीं जाग सकती है। इसीलिए वह बहुत कमजोर था और उसके जस्ट बगल में था फ्रांस, जो कि बहुत ही मजबूत था। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब नेपोलियन आते हैं तो वहां पे कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद 300 राज्यों को जोड़कर 39 राज्य का एक राइन राज्य की स्थापना करते हैं, जिसके बाद वहां पे सबसे बड़ा राज्य बन जाता है पर्सा। इसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण होता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि पर्सा का राजा फ्रेडरिक विलियम होते हैं, जो कि रूढ़िवादी होते हैं। जिस तरीके से इटली में मेजनी राष्ट्रवाद की भावना को जगाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ नागरिक ने पर्सा के राजा को कहते हैं कि आप भी जर्मनी का एकीकरण करने के लिए कुछ करें, क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत पर्सा ही था। लेकिन फ्रेडरिक विलियम रूढ़िवादी होते हैं, वह चाहते ही नहीं है कि जर्मनी का एकीकरण हो। वो यह समझते थे कि जर्मनी का एकीकरण करने के चक्कर में मेरा पर्सा ही न छीना जाए, इसके वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उनका भाई विलियम प्रथम पर्सा का राजा बनते हैं। लेकिन यह बदलाव चाहते हैं। जिसके बाद विलियम प्रथम एक ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जो कि जर्मनी का एकीकरण आराम से कर सके। उसी समय उनको बिस्मार्क मिलते हैं और बिस्मार्क को पर्सा का प्रधानमंत्री यानी चांसलर बनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जर्मनी में आज भी चांसलर बनाया जाता है, यानी वहां पे प्रधानमंत्री कह सकते हैं आप। जिस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरीके से जर्मनी में चांसलर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चांसलर को ही वहां पर प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर बनाता है और उसके बाद कहता है कि आप इसको अपने हिसाब से एकीकरण करें। तो बिस्मार्क के नेतृत्व में ही दोस्तों जर्मनी का एकीकरण होता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जर्मनी में 300 छोटे छोटे राज्य थे, जिसके वजह से वह काफी कमजोर था। आगे है नेपोलियन राइन राज्य की स्थापना करते हैं। आपको बता दें कि 39 राज्य को मिलाकर नेपोलियन ने राइन राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद है जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य पर्सा था, जिसका राजा था फ्रेडरिक विलियम। पर्सा का राजा फ्रेडरिक विलियम था, लेकिन वह रूढ़िवादी था, जिसके वजह से वह कुछ नहीं कर पाता है। आगे है कि फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु के बाद उसका भाई विलियम प्रथम पर्सा का राजा बनता है और वही ये चाहते हैं कि जर्मनी का एकीकरण हो, और वह सपोर्ट भी करते हैं। जिसके बाद वह बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर बनाते हैं और फुल सपोर्ट देते हैं। आगे दिया हुआ है कि पर्सा का चांसलर बिस्मार्क 1862 को बनाया जाता है, यानी 1862 को पर्सा का चांसलर बिस्मार्क को बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों हिगेल। दोस्तों, आपको बता दें कि हिगेल एक जर्मन चिंतक थे। इनका कहना था कि सबसे ऊपर राष्ट्र है और राष्ट्र के लिए किसी को मारना पड़े तो मार दिया जाए। इसी की वजह से आप देखेंगे कि हिटलर भी इन्हीं के बात को मानकर किसी को भी मारता था और वो कहता था कि मैं राष्ट्र के लिए मार रहा हूँ। इससे प्रभावित बिस्मार्क भी थे। यहाँ आगे दिया हुआ सिरेजोवा का युद्ध, जो कि 1866 में होता है पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच। उसके बाद संधि होती है प्राग संधि 1866 में ही, जिसके बाद ऑस्ट्रिया पर्सा के आगे आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद दोस्तों फ्रांस और पर्सा के बीच सेडोन का युद्ध होता है 1870 में, जो कि लगभग 1 साल चलता है। जिसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट एक जर्मनी का ही राज्य है, वहीं पर फ्रैंकफर्ट की संधि होती है 1871 में। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण संभव होता है। आगे दिया हुआ दोस्तों जालबेरिन। जालबेरिन एक तरह का व्यापारियों के लिए संस्था था, जिसके माध्यम से वह अपने रूल नियम को डिसाइड करते थे, कितना किसका रेट रखा जाए, कैसे व्यापार किया जाए। इस तरीके से जालबेरिन एक संघ होता था, जिसमें सारे व्यापारी मिलकर
एक डिसीजन लेते थे। आगे दिया हुआ जर्मन संसद। जब जर्मनी का एकीकरण संभव हो जाता है दोस्तों, तो एक सभा बुलाई जाती है और उसके बाद संसद का नाम डायट रखा जाता है। लेकिन बाद में आप देख सकते हैं कि उसी संसद का नाम डायट से राइक्सटैग हो जाता है। आगे दिया हुआ है त्रिगुट। दोस्तों जब बता दें आपको कि जर्मनी का एकीकरण होता है तो सबसे मजबूत देश पूरे यूरोप का जर्मनी बन जाता है। और उसी के बाद आप देख सकते हैं कि हिटलर आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनता है। तो आप देख सकते हैं कि त्रिगुट की संधि करता है जर्मनी, यानी जर्मनी इटली को मिलाता है और ऑस्ट्रिया को मिलाता है और यह कहता है कि अगर हम लोग तीनों के देश पर कोई भी देश आक्रमण करेगा तो हम लोग तीनों मिलकर मारेंगे। इसलिए जर्मनी त्रिगुट करते हैं और इसके हेड होते हैं बिस्मार्क। तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिगुट का जन्मदाता कौन, तो जर्मनी का बिस्मार्क हो जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। लेकिन इसके बाद जब फ्रांस देखता है कि ये लोग तीनों मिल गया है, तो फ्रांस जाता है इंग्लैंड के पास और कहता है कि हम लोग दोनों भी मिल जाएं, ताकि हम लोगों पर भी कोई अटैक करे तो हम लोग भी दोनों मिल के मारें। तो इंग्लैंड मिल जाता है और बाद में रूस भी मिल जाता है, क्योंकि रूस और जर्मनी का पहले से ही झगड़ा चलता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे दोस्तों, ताकि आगे आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी। आगे बढ़ने से पहले हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था लिटिल कारपूरल के नाम से कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर था नेपोलियन। और आज का पहला सवाल, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? राइट आंसर है 1871, जिसके बाद वहां पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन को बनाया जाता है। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख कूटनीतिज्ञ कौन थे? राइट आंसर है ऑटो वान बिस्मार्क। अगला सवाल है, बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति किस चीज को संदर्भित करती है? राइट आंसर है युद्ध और औद्योगिकरण। दोस्तों आपको बता दें कि विलियम प्रथम जब बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर बनाते हैं तो बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति अपनाते हैं। वो कहते हैं जर्मनी का एकीकरण इतना आसानी से नहीं होगा, उसके लिए हमको रक्त और लौह की नीति अपनाना होगा। इसीलिए रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क अपनाते हैं और कहते हैं कि देश में जितने भी नागरिक हैं सबको लोहा को पदा कर रखना चाहिए ताकि युद्ध में काम कर सके। और युद्ध के माध्यम से ही जर्मनी का एकीकरण संभव होता है दोस्तों। जो पीछे ही आप देख चुके हैं, सराजेवो का युद्ध होता है, उसके बाद सेडोन का युद्ध होता है। तो रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क अपनाते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो गुलाम वंश के एक राजा थे बलबन, उन्होंने ये अपनाई थी। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक था? राइट आंसर है फ्रैंको पर्शियन युद्ध। दोस्तों आपको बता दें कि सेडोन का युद्ध फ्रांस और पर्शिया के बीच होता है। इसी युद्ध को फ्रैंको पर्शियन युद्ध भी कहा जाता है, जिसके बाद वहां पर फ्रैंकफर्ट की संधि होती है 1871 में। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के पहले जर्मन राज्य कितने भागों में विभाजित थे? इसका राइट आंसर है 39, जो कि आपको बताया था कि 39 राज्य में नेपोलियन ने राइन राज्य की स्थापना की थी, लेकिन उससे पहले 300 था। अगला सवाल है, बिस्मार्क ने किस युद्ध के बाद उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण किया? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध। ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच एक युद्ध होता है दोस्तों, सेराजेवो का युद्ध, जो कि 1866 में होता है। उसी को ही ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध भी कहा जाता है। अगला सवाल है, 1870 में फ्रांस के साथ युद्ध शुरू करने का बहाना किस घटना से मिला था? इसका राइट आंसर है स्पेनिश उत्तराधिकार। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे फ्रांस है और यहाँ पे जर्मनी है और इसके यहाँ पे नीचे बगल में स्पेन है। तो स्पेन में जर्मन का ही शासक का राज था, इसीलिए फ्रांस ये चाहता था कि इधर भी जर्मनी और इधर भी जर्मनी। तो इसीलिए फ्रांस और जर्मनी के बीच स्पेनिश के उत्तराधिकारी को लेकर के सेडोन का युद्ध हो जाता है, जिसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों, जब जर्मनी का एकीकरण संभव होता है तो फ्रांस बहुत कमजोर हो जाता है और जर्मनी बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेडोन युद्ध के बाद एक राष्ट्र कमजोर होता है तो एक राष्ट्र मजबूत होता है। तो यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस की बात होती है दोस्तों, क्योंकि जर्मनी मजबूत होता है और फ्रांस ऑटोमेटिक कमजोर हो जाता है। क्योंकि फ्रैंकफर्ट की संधि में यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्मनी का एक जगह होता है अल्सेस और लारेन, इस जगह को जर्मनी अपने संधि के माध्यम से कब्जा कर लेता है, इसीलिए फ्रांस बहुत ही कमजोर हो जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, वर्साई की संधि का क्या परिणाम हुआ? इसका राइट आंसर है जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ।
अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के बाद किसे प्रथम जर्मन सम्राट घोषित किया गया था? राइट आंसर है विलियम प्रथम। जब जर्मनी का एकीकरण होता है दोस्तों, तो पूरे जर्मनी का राजा विलियम प्रथम को बना दिया जाता है, जो कि वर्साय के महल में उसको राज्याभिषेक किया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जर्मन का एकीकरण करने में बहुत ही साथ निभाया था। अगला सवाल है, कौन से राज्य ने जर्मनी के एकीकरण में नेतृत्व की भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर है पर्शिया। अगला सवाल है, जालवेरिन क्या था? तो दोस्तों जालवेरिन एक व्यापार संघ था। अगला सवाल है, बिस्मार्क का जन्म किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है 1815। और आपको बता दें कि 1815 में ही वियना सम्मेलन होता है। अगला सवाल है, ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है 1866। इसी युद्ध को सेरेजेवो का युद्ध कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच कौन सी संधि हुई थी? राइट आंसर है प्राग संधि। जब सेराजेवो का युद्ध 1866 में होता है दोस्तों, तो इसमें ऑस्ट्रिया हार जाता है, जिसके बाद वहां पर प्राग संधि होती है 1866 में ही, जिसके बाद प्रशा के सामने ऑस्ट्रिया हार जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। अगला सवाल है, बिस्मार्क किस प्रकार की राजनीति के लिए प्रसिद्ध थे? राइट आंसर है वास्तविक राजनीति। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण से पहले सबसे शक्तिशाली जर्मन राज्य कौन सा था? इसका राइट आंसर है पर्शिया। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क की प्रमुख रणनीति क्या थी? दोस्तों आपको बता दें कि वह गठबंधन भी करता था, युद्ध भी करता था और कूटनीति का उपयोग भी करता था। इस प्रकार उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिस्मार्क की नीतियों का उद्देश्य किसके खिलाफ था? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रिया। अगला सवाल है, जर्मनी राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है डायट, जो कि बाद में बदलकर इसी को राइखस्टैग कर दिया गया था। और ड्यूमा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह रूस के संसद को कहा जाता है। और संसद तो हम लोग को पता ही है, भारत के संसद को संसद कहा जाता है। अगला सवाल है, बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति को लागू करने के लिए उन्होंने किस युद्ध का सहारा लिया? तो दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रियो पर्शिया युद्ध जो कि 1866 में होता है, डेनिश युद्ध जो कि 1864 में होता है, और फ्रैंको पर्शियन युद्ध जो कि 1871 में होता है, जिसके बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। तो इस प्रकार सभी हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, फ्रैंको पर्शियन युद्ध के बाद किस महल में विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया गया? राइट आंसर है वर्साय महल। जब जर्मनी का एकीकरण संभव होता है, उसी के बाद यहाँ पे वर्साय महल है दोस्तों, यहीं पर विलियम प्रथम को सम्राट बना दिया जाता है। अगला सवाल है, बिस्मार्क ने किस क्षेत्र में पर्शिया का विस्तार किया? इसका राइट आंसर है डेनमार्क। आपको पता है कि डेनमार्क के साथ पर्शिया का 1864 में युद्ध होता है, जिसके बाद डेनमार्क जिस पर कब्जा किया हुआ था उस क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेता है। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के बाद कौन सा क्षेत्र फ्रांस से ले लिया गया था? राइट आंसर है अल्सैस और लॉरेन। अगला सवाल है, 1871 के बाद जर्मनी को किस नाम से जाना जाता था? यानी जर्मनी का एकीकरण 1871 को समाप्त होता है, यानी कंप्लीट होता है, उसके बाद इसको जर्मन संघ कहा जाता है, जो कि बाद में एक जर्मनी देश बन जाता है। अगला सवाल है, जालवेरिन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है व्यापार में सुधार। अगला सवाल है, 1871 में जर्मन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर है बर्लिन। अगला सवाल है, जर्मनी एकीकरण के बाद किस फ्रांसीसी सम्राट को अपदस्थ किया गया था? राइट आंसर है नेपोलियन तृतीय। जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, उस समय नेपोलियन तृतीय फ्रांस में शासन कर रहे थे दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला सवाल है, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के बाद किस प्रकार की शासन प्रणाली को लागू किया? राइट आंसर है संवैधानिक राजशाही, यानी वहां पे राजा रहते थे लेकिन संविधान के हिसाब से काम करते थे, लेकिन इससे पहले राजतंत्र था।
अगला सवाल है, बिस्मार्क को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है आयरन चांसलर। इसको आप आयरन मैन भी कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जर्मनी में एकीकरण हो रहा था, उसी तरीके से भारत में भी सरदार पटेल होते हैं, जो कि 1947 के बाद अलग अलग राज्य को मिलाकर एक राष्ट्र बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय बिस्मार्क कौन? तो सरदार पटेल। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख विरोधी कौन था? राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि वो सबसे मजबूत था और मजबूत रहना चाहता था। और आज का लास्ट सवाल, विलियम प्रथम बिस्मार्क को क्या कहकर पुकारता था? इस सवाल का जवाब आप कमेंट करेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक को लेकर।